Hello everyone, welcome back to another video. So today we will discuss about respiration in animals. So let us start our topic respiration in animals. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेशन मेथड्स होते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका अमीबा आता है, बेसिक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा के अंदर जो है रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। जो एक अमीबा की ये सेल होती है, ये अमीबा वाटर के अंदर वाटर लिविंग एनिमल होता है। तो जैसे ही अमीबा जो है वाटर के कांटेक्ट में है, वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो बॉडी के अंदर एंटर करती है और इसका साइज स्मॉल होने की वजह से, इसका साइज स्मॉल है तो वो इमीडिएटली पूरी की पूरी सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। मतलब पूरी सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी इमीडिएटली, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो इसको किसी भी ब्लड की या ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही अब इसके अंदर जब रेस्पिरेशन हो जाएगी तो CO2 जो प्रोड्यूस्ड होगी, तो वो CO2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ आउट बाहर वाटर के अंदर जो है डिफ्यूज़ कर दी जाएगी। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जैसे कि आपका अमीबा है। अब हम बात करते हैं अलग तरीके की रेस्पिरेशन, सरफेस रेस्पिरेशन जो होती है हमारे अर्थवॉर्म के अंदर। अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म के अंदर एक स्पेशल तरीके की रेस्पिरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस रेस्पिरेशन। सरफेस रेस्पिरेशन सरफेस रेस्पिरेशन का मतलब है कि इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो थिन और मॉइस्ट होती है, तो जिसकी वजह से थिन और मॉइस्ट होने की वजह से जो ऑक्सीजन है एयर के अंदर प्रेजेंट, वो जो मॉइस्चर इसकी बॉडी की स्किन के ऊपर प्रेजेंट है उसके अंदर डिफ्यूज़ होगी और उसके थ्रू जो है वो स्किन के अंदर जाएगी। और स्किन के पास इनकी सीधी डायरेक्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, डायरेक्ट कनेक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं इनके साथ अटैच्ड होती हैं। तो वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ट्रैवल करके ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं। और फिर ऐसे ही जब बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान CO2 प्रोड्यूस होगी, वो स्किन के अंदर जाएगी और स्किन से वो बाहर एयर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से अर्थवॉर्म के अंदर सरफेस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। क्योंकि ये सॉइल के अंदर रहता है तो वहाँ पर इसकी स्किन ही जो है एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को एयर से और रिमूव करती है CO2 को एयर के अंदर। तीसरी इम्पोर्टेंट है हमारा, वो होता है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर गिल्स के थ्रू होती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स का बेस्ट एग्जांपल होता है आपका फिशेस होती हैं, आपकी प्रॉन्स होते हैं, आपके म्यूसल्स होती हैं आपकी। तो ये सभी किसके हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं और इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है। गिल्स एक इम्पोर्टेंट तरीके के और एक अलग मॉडिफाइड तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कैसे होती है, पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हम इसको। क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है, वो बॉडी से ये नहीं कर पाते, सरफेस रेस्पिरेशन इनके अंदर नहीं हो पाती क्योंकि इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो हर एक सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इस वजह से इनके अंदर सरफेस रेस्पिरेशन नहीं होती। चौथी बात करते हैं हम हमारे इंसेक्ट्स के अंदर भी स्पेशल टाइप की रेस्पिरेशन होती है जिसको हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो कि ट्रैकिया के थ्रू
ये होती है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। सो ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या होती है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे ग्रास होपर आप लोगों ने देखा होगा, आपने आपकी हाउस फ्लाइज देखी होंगी जो मक्खी घर के अंदर होती हैं, कॉकरोच होते हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर टाइनी होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, या फिर इन्हें हम और बोलते क्या हैं, एंड एयर ट्यूब्स बोलते हैं, एयर ट्यूब्स बोलते हैं। तो इन्हीं एयर ट्यूब्स को, इन एयर ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कह देते हैं हमारे ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन इनके अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है। पांचवी हम बात करें कि हमारे लैंड ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम जिनके अंदर आते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होती है, और लंग्स के थ्रू होने वाली रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ठीक है। लंग्स जो हैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। ये हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन कैसे हुई, ये उस चीज़ का एग्जांपल है। तो अब हम बात करें जनरल मैकेनिज्म क्या है। देखो रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होती है हर एक के अंदर, लेकिन एक जनरल सा मैकेनिज्म होता है। वो क्या होता है, वो मैकेनिज्म ये है कि O2 जो है एयर से लेगा, वाटर से लेगा, कहीं से भी ऑक्सीजन को लेगा, वो ऑक्सीजन से जो डिजोल्व ऑक्सीजन हुई, चाहे वो फ्री ऑक्सीजन एयर के अंदर प्रेजेंट है, वो कहाँ आती है, वो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आती है। और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चाहे कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, सभी के अंदर आएगी। वहां पर क्या होगा, अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो बड़े लेवल पे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्ट एलिमेंट चाहिएगा जो उसको अलग अलग जगह पर जो है लेके जाएगा। और अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है तो डायरेक्टली वो सभी सेल्स के पास, टिश्यूज के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो और जो CO2 होगी प्रोड्यूस्ड रेस्पिरेशन के दौरान, वो CO2 जब प्रोड्यूस हुई, वो इसी ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट के थ्रू, अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो इसी के थ्रू जो है वो मेन स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और वो फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास जाती है, और वहाँ से जो है वो CO2 को एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। बस मेन डिफरेंस कहाँ आता है, मेन डिफरेंस होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होता है, और ट्रांसपोर्टेशन मेथड अलग अलग होता है, मैकेनिज्म यही होता है। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म था। अगर हम हमारे ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे ह्यूमंस के अंदर एयर जो है लंग्स के अंदर आती है, वहाँ पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग टिश्यूज के पास ब्लड के द्वारा, और ब्लड जो है CO2 इन उन्हीं टिश्यूज के थ्रू CO2 लेकर आएगा, और उसी CO2 को वापस से वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब कि लंग्स में लेके जाएगा, और वहाँ से उसको एयर के साथ मिक्स करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इसको फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने के लिए कंडीशंस क्या हैं। तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं फॉर अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कंडीशंस फॉर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने के लिए तीन कंडीशंस होती हैं, वो कौन कौन सी तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है आपकी कि आपका जो सरफेस एरिया है, उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया किसके अंदर होना चाहिए, आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जब आपका बड़ा होगा सरफेस एरिया, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन या
ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ज़्यादा होगा। अगर एरिया छोटा होगा तो इसका मतलब आपका जो है एक्सचेंज कम हो पाएगा। बड़ा एरिया एक्सचेंज ज़्यादा, छोटा एरिया एक्सचेंज कम। तो ये कंडीशन हो गई पहली। दूसरी कंडीशन की उसकी थिन वॉल्स होनी चाहिए, थिन वॉल्स होनी चाहिए। अगर उसकी वॉल्स ही थिक होंगी तो एक्सचेंज कैसे हो पाएगा, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर कैसे डिफ्यूज़ किया जाएगा और CO2 को कैसे बॉडी से डिफ्यूज़ करके बाहर लाया जाएगा अगर उसकी वॉल्स थिक हैं तो थिन वॉल्स होनी भी कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है किसी भी ऑर्गन को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके पास रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होनी चाहिए। ये बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंडीशन बनती है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली वहाँ पर हो जाए। कि ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक लाया जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, CO2 को एयर के अंदर छोड़ दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाए। तो ये तीन कंडीशंस नेसेसरी हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस। तो एक्वेटिक एनिमल्स का क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि O2 जो डिसॉल्व हुई वो देखो मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम इनका, ध्यान से देखेंगे कि O2 ऑक्सीजन कहाँ पर है? वाटर के अंदर है। और वाटर के अंदर वो किस फॉर्म में है? वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। तो डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर जो ऑक्सीजन है आपकी, वो ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर आती है वाटर के थ्रू और गिल्स के अंदर एक्सचेंज होता है, वो हम देखेंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट देखेंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो मच हायर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल से एनिमल्स से ज़्यादा उनके अंदर ब्रीदिंग रेट होता है। ब्रीदिंग रेट होता है कि एक बार ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर रिमूव करना। इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ब्रीदिंग रेट इनके अंदर हाई क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होती है, जो कि लेस ऑक्सीजन होती है। और जो ऑक्सीजन आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो फ्री ऑक्सीजन होती है, वो मच हाई होती है। तो ऑक्सीजन कम है तो उसको बार बार बॉडी के अंदर रेस्पायर करने के लिए उनका रेट जो है उनको हाई करना पड़ेगा, बार बार उन्हें जो है ब्रीदिंग करनी पड़ेगी ताकि रेस्पिरेशन स्मूथली हो पाए बॉडी के अंदर। सो द amount of oxygen present in blood is in water amount of oxygen in water is less and amount of oxygen present in air is high। तो अमाउंट की वजह से उनको ब्रीदिंग रेट जो है अपना इंक्रीज करना पड़ता है। और इसीलिए क्वेश्चन आता है कई बार, एक नंबर में पूछा जाता है कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स हैव a high rate of breathing than terrestrial organism। तो अब हम बात करते हैं कि फिशेस के अंदर हमने ऑर्गन पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा था? गिल्स थे। गिल्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा था इनके पास? गिल था। अब गिल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पहले हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं। तो गिल्स जो हैं आपकी फिशेस के अंदर दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड के दोनों साइड। जैसे अब हमारे कान और ईयर होते हैं, ऐसे ही इनके पास जो हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम उस मैकेनिज्म को देखने जा रहे हैं कि जिस मैकेनिज्म के थ्रू फिशेस जो हैं रेस्पायर करती हैं।
ये देखो, ये आपकी कोई फिश है, कोई भी फिश है, फिश के दोनों हेड रीजन के इस साइड भी गिल्स और सेम यही इसकी बैक साइड में भी प्रेजेंट होंगे, तो ये आपके गिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये गिल्स कहलाते हैं। अब मैकेनिज्म को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में कई बार कि रेस्पिरेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होता है। तो एक्वेटिक में क्या होगा बच्चे, जो फिशेस होती हैं वो माउथ के थ्रू वाटर एंटर करेगा बॉडी के अंदर। वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कहाँ से किया? माउथ से किया। वाटर ने एंटर किया, वाटर ने बॉडी बॉडी के अंदर एंटर किया। अब वो वाटर कहाँ जाएगा? गिल्स के अंदर जाएगा। अब इन गिल्स के अंदर क्या होता है कि इन गिल्स के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व्ड O2 जो होती है, उसको तो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और जो आप और कहाँ किया जा अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड। अब वो ब्लड के अंदर मिक्स कर दी जाती है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई इनके पास होती है, और ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा पूरी बॉडी के टिश्यूज़ के पास। वहाँ टिश्यूज़ से CO2 लाई जाएगी, उसी CO2 को ब्लड के अंदर लाया जाएगा, और ब्लड जो है गिल्स के अंदर उसको जो है, जो आपका CO2 है, उसको एक्सपेल आउट कर देंगे। एक्सपेल आउट कर देंगे कहाँ पर? वाटर के अंदर। अब ये जो वाटर अंदर गया था, इसके अंदर सिर्फ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन थी। अब डिजोल्व तो इन्होंने ले ली, अब ये जो वाटर बचा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गई? CO2, CO2, CO2। तो डिजोल्व CO2, इसके अंदर CO2 को डिजोल्व कर दिया गया, और गिल स्लिट्स के थ्रू इसको बॉडी से बाहर जो है रिमूव कर दिया गया। ये देखो, ध्यान से देखेंगे, ये गिल्स होते हैं आपके, ये ये आपके गिल्स होते हैं फिशेस के अंदर। तो इन्हीं गिल्स के थ्रू, और ये जो गिल स्लिट्स आपको दिख रहे हैं, ये गैप जो दिख रहा है, यहाँ से जो है वाटर बाहर निकल जाता है। कौन सा वाटर? जो कि CO2 के अंदर रिच वाटर होता है, तो वो वाटर जो है इनके थ्रू बाहर निकल जाता है। सो दिस was how respiration in aquatic animals take place. तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर कैसे होती है? ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है वो देखते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, लंग्स के थ्रू होगी। और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन के लिए देखो, O2 यूटिलाइज करते हैं अलाइव, जिंदा रहने के लिए। खुद से इसको कोरिलेट करो, बहुत इजी टॉपिक है। हम जो हैं खाने के बगैर रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन हम 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बगैर, सांस लेने बगैर नहीं रह सकते। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन हमारे लिए होती है। ये O2 कराती क्या है? ये O2 फूड को ब्रेक डाउन कराती है, फूड को ब्रेक डाउन कराती है और एनर्जी को बनवाती है। जैसे ही फूड ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये एनर्जी मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होती है। लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है। तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एनर्जी जो प्रोडक्शन एनर्जी का हुआ बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर लंग्स के थ्रू हम जो है ब्रीदिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग क्या है देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रीदिंग इज द breathing is the process breathing is the process by which air rich in oxygen is taken into our body and
air rich in CO2. Air rich in CO2 is expelled out of the body. Is expelled out of body. बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और CO2 रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना, यही क्या कहलाती है? ये ब्रीदिंग कहलाती है। इसमें दो प्रोसेस होती हैं। ब्रीदिंग के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन, या फिर एक टर्म और बोलते हैं हम इन्हें इनहेलेशन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब क्या है और इनहेलेशन का क्या मतलब है? ये तो है इनटेक ऑफ एयर रिच इन O2, और एक्सहेलेशन क्या है या एक्सपीरेशन क्या है? ये क्या है? एक्सपेलिंग ऑफ एयर रिच इन CO2। जो CO2 के अंदर एयर रिच है उसको बॉडी से बाहर निकालना एक्सहेलेशन कहलाता है, और जो एयर जो है आपकी ऑक्सीजन के अंदर रिच है उसको बॉडी के अंदर लेना आपका इनहेलेशन कहलाता है। अब हम बात करें एक ब्रीथ की। एक ब्रीथ क्या कह रहा है? एक ब्रीथ मिक्सचर है, सिंगल ब्रीथ। एक ब्रीथ के अंदर एक बार जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसको हम एक ब्रीथ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक बार सांस लेना। मतलब एक बार एयर को बॉडी के अंदर लेना और एक बार उसको बॉडी से बाहर निकालना, इसको एक ब्रीथ माना जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ तक आज की वीडियो में हमने कवर किया। So this was all about respiration in different animals, and in our next video we will discuss mechanism of breathing and human respiratory system. So thanks for watching my video. Stay tuned for more interesting biology videos. Do like, share and subscribe to our channel.